गुड मॉर्निंग सबको। लगता है ठंडी ज्यादा है। जय श्री कृष्ण। हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो चुकी है। अभी हम टेक पे चल रहे हैं, तुम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे ही इंद्रजी फंसे हुए हो। डाइजेशन पूरा हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाया हो ना, डाइजेशन नहीं है पूरा। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर। अभी मैंने नोट्स भेजा ही नहीं है डाइजेशन का, तो कहां से नोट्स में होगा। आप जो वीडियो देखकर नोट्स बनाए होगे, आप उसमें देखना, माउथ वाले पार्ट में देखना सलाइवरी ग्लैंड है कि नहीं, स्टमक वाले में देखना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है कि नहीं, ठीक। पैंक्रियाज वाले में देखना पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स या पैंक्रियाटिक जूस है कि नहीं। सब मैंने बताया भाई, आप ध्यान से देखो तो नोट्स देखना, आपको मिल जाएगा। इंडोक्राइन का मैंने भेज दिया है कल। हाँ, इंडोक्राइन का भेज दिया है, बाकी डाइजेशन का बचा हुआ है, वो भी 1-2 दिन में आपको भेज दूंगा। चलिए, शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। अब यार दोस्तों की शादी होती है, जाना जरूरी होता है। रिश्तेदारों की शादी में ना जाओ चलता है, यार दोस्तों की शादी में नहीं जाओगे सब गाली देने लगते हैं। शादी में नहीं जाओगे सब गाली देने लगते हैं। करंट के लिए मैंने क्या बोला था ना, न्यूज़पेपर पढ़िए, ओनली फॉर न्यूज़पेपर। हाँ बिल्कुल, दैनिक जागरण नेशनल एडिशन पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक पोर्शन अगर आपका तैयार रहेगा ना, बेसिक पार्ट तैयार रहेगा, न्यूज़पेपर पढ़ के उसको एनालाइज करिए आप, तो ऑटोमेटिकली आपका करंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर को एकदम चाट मारो। जैसे अपने दोस्त के साथ चैटिंग करते हो तो एक एक शब्दों पे ध्यान देते हो, उसका स्टेटस देखते हो, और तुम्हें लगता है कि स्टेटस तुम्हारे लिए ही लगाया गया है, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। ये सबसे बड़ी भूल कर देते हो तुम लोग। तुम्हें लगता है कि वो स्टेटस लगाई है तो तुम्हारे लिए ही लगाई होगी, है ना। ऐसा नहीं है, कई लोग होंगे उसके साथ, ऐसा थोड़ी कि तुम्हें सब बता रही है। हाँ,
नेचर ने इनको बनाया बड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से, इसलिए व्हाट्सएप स्टेटस के बजाय अपना स्टेटस चेंज करो। अनुभवी हूं तभी तो बोल रहा हूं। खैर, न्यूज़पेपर आप पढ़िए, न्यूज़पेपर से बेटर कोई भी करंट का मटेरियल्स नहीं है, ठीक है। मैं पहले बोलता हूं 2 साल अपने लिए जी लो, बाकी दूसरों के लिए जीने के लिए बहुत सारा टाइम है लाइफ में। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए हमको जरा टॉपिक बताइए, क्या चल रहा था। अरे टॉपिक तो बता दो कोई। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन हो गया था, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जीएम क्रॉप्स, और जीएम क्रॉप्स में आपका बीटी कॉटन, बीटी बैगन, गोल्डन राइस और जीएम सरसों। हाँ, जीएम मस्टर्ड, इतना हो गया। हाँ ठीक, उतना ही। इसमें 2 पॉइंट और है, एक चीज और जरा नोट कर लीजिएगा, करंट की चीज थोड़ा सा। बायो फोर्टिफाइड फूड, ठीक है, बायो फोर्टिफाइड फूड, इसको हम बोलते हैं जैव सशक्त फसल। जैव सशक्त फसल, ठीक है। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसका मतलब नहीं है, ये बायो फोर्टिफाइड जो फूड होता है, यानी कि पारंपरिक जो पौधे होते हैं, पारंपरिक पौधे में प्रजनन के माध्यम से, ठीक है, यानी पारंपरिक पौधे में प्रजनन के माध्यम से एक फसल में विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना, ठीक है। यानी कि जो आपके पारंपरिक पौधे होते हैं, इन पारंपरिक पौधों में इस पारंपरिक पौधों में प्रजनन के माध्यम से किसी भी फसल में विटामिन एवं खनिज तत्वों के घनत्व में वृद्धि करके खाद्य फसलों के पोषण मूल्यों को बढ़ाना, ठीक है, खाद्य फसलों में पोषक तत्वों को बढ़ाना या बढ़ाने की प्रक्रिया करना जैव सशक्त कहलाता है। और ऐसी फसलें जिसमें प्राकृतिक फसलों, सेम वैरायटी आप ले लीजिए, जैसे गाजर का पौधा, गाजर को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी एक नया गाजर बनाया गया, मधुबन गाजर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक गाजर का पौधा, उसमें आयरन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन हम उसी में प्रजनन के तरीके से या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से या कृषि प्रौद्योगिकी की सहायता से अगर हम उसी फसल में उसी आयरन या दूसरे पोषक तत्व या विटामिन की मात्रा को बढ़ा दें, तो इस मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव सशक्त, और उस फसल को हम बोलते हैं जैव सशक्त फसल, ठीक, आया समझ में। यानी किसी भी पारंपरिक पौधों में प्रजनन की सहायता से, ठीक है, प्रजनन के माध्यम से फसलों में विटामिन एवं खनिज पदार्थों की मात्रा या खनिज तत्वों की मात्रा को वृद्धि करना, यही कहलाता है जैव सशक्त, और ऐसे फसल को हम बोलते हैं जैव सशक्त फसल। क्लियर। और थोड़ा सा ये करंट रिलेटेड इसलिए है क्योंकि भारत की जो पहली जैव सशक्त फसल थी उसका नाम था मधुबन गाजर। ठीक, पहली जैव सशक्त फसल मधुबन गाजर,
और इसको बनाया था गुजरात के जूनागढ़ के कृषि वैज्ञानिक श्री बल्लभ भाई बसरम भाई मारवानिया। नाम थोड़ा टेढ़ा है, गुजरात के है ना, जैसे नरेंद्र दास, दामोदर दास मोदी है ना। तो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जिनके नाम बड़े होते हैं वो थोड़े से महान होते हैं, है ना। हाँ, ये हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। तो मधुबन गाजर को बनाने वाले जो कृषि वैज्ञानिक थे वो थे श्री बल्लभ भाई विशाल जी, जैसे डॉक्टर एपीजे कलाम, ठीक है, द ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बल्लभ भाई बसरम भाई बसरम भाई मारवानिया। एक ही नाम है, कृषि वैज्ञानिक थे गुजरात के जूनागढ़ के। उन्होंने क्या बनाया था, मधुबन गाजर, ठीक है। अब ये जो मधुबन गाजर है यह एक जैव सशक्त फसल है और इसमें जो मधुबन गाजर है, इस मधुबन गाजर में बीटा कैरोटीन और लोहे की उच्च मात्रा पाई जाती है। यानी कि इस मधुबन गाजर में नॉर्मल गाजर की तुलना में बीटा कैरोटीन और दूसरा आयरन तक, इनकी जो मात्रा होती है वह नॉर्मल जो गाजर होता है उसकी तुलना में इनमें ज्यादा होती है, ठीक है। अगर बीटा कैरोटीन की हम बात करें तो बीटा कैरोटीन वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको, बीटा कैरोटीन की मात्रा उसमें 277.75 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम किसकी, बीटा कैरोटीन की मात्रा है। और आयरन की मात्रा है 276.7 मिलीग्राम, 276.6 मिलीग्राम प्रति किलो, इतनी ज्यादा, ठीक है। किसमें, मधुबन गाजर में। ये मात्रा किसकी है, बीटा कैरोटीन की, और ये मात्रा किसकी है, आपके आयरन की, ठीक है। तो अब इनकी जो उपज है, जो मधुबन गाजर की उपज है वो है 74.2 टन प्रति हेक्टेयर, 74.2 टन प्रति हेक्टेयर, जो नॉर्मल गाजर की तुलना में लगभग 1.5 गुनी ज्यादा। तो पहली बायो फर्टिफाइड फूड जो है वो कौन सी है, मधुबन गाजर। इसको बनाया है बल्लभ भाई बसरम भाई मारवानिया जी ने, जो गुजरात के जूनागढ़ के कृषि वैज्ञानिक है। और ये जो जैव सशक्त गाजर है आपका, जो बायो फर्टिफाइड गाजर है आपका, कैरेट जो है, इसमें आयरन और बीटा कैरोटीन, और आपको पता है कि यही बीटा कैरोटीन लीवर में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। इसमें नॉर्मल गाजर की तुलना में बीटा कैरोटीन और आयरन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। अब अक्टूबर 2020 यानी जस्ट 2 महीने पहले, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 17 नाम रखे रहिएगा अमाउंट, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 17 जैव सशक्त फसलों को अनुमति प्रदान की गई है कृषि के लिए, ठीक है। और इसमें जो है, जो फसल है वो आपके कुछ गेहूं की वैरायटी है, कुछ चावल की वैरायटी है,
कुछ मक्के की वैरायटी है, ठीक है, कुछ ग्राउंड नट्स की वैरायटी है, ठीक है। तो इसमें कितने फसल हैं? कुल 17, ठीक है। मैं नोट्स में आपको लिस्ट दे दूंगा। गेहूं की कई वैरायटियां हैं, कुछ चावल की हैं, कुछ मक्के की हैं, कुछ ग्राउंड नट्स की हैं, ठीक है, कुछ फिंगर मिलेट्स हैं। तो ये मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगा जो 17 है। बट आप याद रखे रहिएगा कि 17 बायो फोर्टिफाइड फूड को मंजूरी दी गई है। तो एट प्रेजेंट टाइम में कितने बायो फोर्टिफाइड फूड हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है प्री में। 17 ये और एक मधुबन गाजर, कितने? 18, यानी कि 18 बायो फोर्टिफाइड फूड इस समय सरकार द्वारा अनुमति इनको प्रदान की गई, ठीक है। अब बायो फोर्टिफाइड फूड के बाद एक चीज और कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि प्रोबायोटिक फूड क्या होता है? प्रोबायोटिक फूड, ऐसे फूड मटेरियल्स, ठीक है ना, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें जिंदा बैक्टीरिया, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें जिंदा बैक्टीरिया डाले जाते हैं ताकि खाद्य पदार्थों की पोषण स्तर बनी रहे, उनकी गुणवत्ता बनी रहे, ठीक है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें जिंदा जीवाणु डाले जाते हैं, लिविंग बैक्टीरिया डाले जाते हैं, वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं प्रोबायोटिक फूड, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे लोग शाकाहारी होंगे, है ना, बेचारे अंडे भी नहीं खाते हैं, है ना, और जो शाकाहारी हैं अंडे खाते हैं वो कहते हैं अंडा मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। सही बात है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो जो अंडा आप मार्केट से खरीद के खाते हो तो शाकाहारी है, उसको खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि उसमें जीव नहीं पनपता है। अमन जी, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें जिंदा जीवाणु डाले जाते हैं उन खाद्य पदार्थों को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक फूड, ठीक है। तो जैसे आप खजूर खाते हो तो खजूर को लंबे समय तक टिकने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में बनने के लिए उसमें जिंदा जीवाणु डाले जाते हैं, और वे जो जिंदा जीवाणु होते हैं वो आपके लिए लाभदायक होते हैं, कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। जैसे आप दही खाते हो, दही में भी जिंदा जीवाणु डाले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जीवाणु क्या होते हैं आपके लिए? नुकसानदायक नहीं होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो सिंपल सा, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें जिंदा जीवाणु डाले जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक फूड, क्लियर। तो इतनी चीजें थी हमारी जीएम क्रॉप से रिलेटेड। करंट इशू बायो फोर्टिफाइड फूड का था, आप लोग उसको देखे रहिए। चलिए बायोटेक के नेक्स्ट अगले सेगमेंट पे चलते हैं। सनी जी, इनका काम क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल कनेक्शन के द्वारा, अपनी जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, और उनमें न्यूट्रिशन लेवल को भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है, उनके पोषक स्तर को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जीवाणु यूजफुल होते हैं, वो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बहुत सारे प्रोटीन्स को आपके खाद्य पदार्थ में छोड़ते रहते हैं, और खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए भी इन जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्लोनिंग क्या होती है। तो क्लोनिंग के क्षेत्र में जो सबसे पहला नाम था वो जर्मनी के गायनोलॉजिस्ट थे, गायनोलॉजिस्ट जिनका नाम था हैंस
स्पेमेन, ठीक है, आप नाम मत लिखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में हेंस स्पेमेन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको लिखिएगा मत, बस सुन लीजिएगा। हेंस स्पेमेन, ये जर्मनी के गाइडोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एक सेल, बॉडी सेल, ह्यूमन का बॉडी सेल यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल को आपस में फ्यूज करा के जाइगोट बनाया था, बट वो सर्वाइव नहीं किया था, ठीक है ना, पहली बार गाइनोलॉजिस्ट थे। तो कुछ आथर लोग इनको बोलते हैं फादर ऑफ क्लोनिंग, फादर ऑफ क्लोनिंग के नाम से भी जाना जाता है। बट क्लोनिंग के क्षेत्र में सबसे पहला जो सक्सेसफुल क्लोन बनाया वो थे आपके यान विल्मुट साहब। और यान विल्मुट ने 1997 में पहला सफलतापूर्वक किसी भी स्तनधारी का क्लोन बनाया, और वह जो स्तनधारी क्लोन था वह डॉली नामक भेड़ थी, डॉली सिक। ये पहली सबसे सक्सेसफुल स्तनधारी प्राणी की क्लोन थी। इसके पहले भी बहुत सारे क्लोन बने बट वो सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो पहली जो सबसे सक्सेसफुल क्लोन थी वह डॉली नामक भेड़ की थी और बनाने वाले थे आपके यान विल्मुट साहब। तो इसलिए क्लोनिंग के फील्ड में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो यान विल्मुट साहब का लिया जाता है, ठीक है। यानी सबसे सक्सेसफुल और क्लोनिंग का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? यान विल्मुट साहब ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने करीब 1700 बार एक्सपेरिमेंट किया था, और 1700 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बार ये सफल हुए थे, और उसी एक बार सफल में डॉली भेड़ का जन्म हुआ था। ठीक, तो यान विल्मुट साहब। अब क्लोनिंग है क्या? तो क्लोनिंग जो होता है किसी भी जंतु का, किसी भी एनिमल्स का एग्जैक्ट हूबहू टू कॉपी, यानी कोई जंतु अपने जनकों के समान हो, शारीरिक रूप में भी आनुवंशिक रूप में भी, उसको हम क्लोन बोलते हैं। और क्लोन जो होता है वह एक प्रकार के अलैंगिक जनन से प्राप्त होता है। अलैंगिक जनन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेल में पेनिस है, फीमेल में विजाइना है वगैरह, तो इसमें लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही दो स्पर्म और जाइगोट आपस में मिलते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल में किसी एक की आवश्यकता होती है। जैसे आप छिपकली को देख लीजिए, छिपकली में मेल फीमेल नहीं होता, ठीक है, फिर भी वो अंडे देती है। तो टेम्परेचर के कारण उनके जो गुणसूत्र होते, जैसे वो मेल है तो उनमें कुछ गुणसूत्र फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो अंडों में बदल जाती है, ठीक है। तो जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, जो क्लोनिंग होता है वह एक प्रकार से अलिंगी जनन होता है। इसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती मेल फीमेल की, केवल एक की ही आवश्यकता होती है। और उसी के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बिल्कुल उसी की तरह शारीरिक और मानसिक रूप, यानी कि शारीरिक और आनुवंशिक, मानसिक छोड़ दीजिए, शारीरिक और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल सेम होता है। एग्जैक्ट जिसकी टू कॉपी होती है
वही कहलाता है आपका क्लोन, है ना। अब जैसे मैं आपके सामने हूं, है ना, तो मेरी उम्र का अगर कोई मेरा क्लोन होगा तो एग्जैक्ट मेरी तरह होगा, जैसे मेरे बाल झड़े हो वैसे उसके भी बाल झड़े होंगे, ठीक है। जैसे मैं गंजा हूं वैसे वो भी गंजा होगा, ठीक है। तो किसी भी जंतु की एग्जैक्ट हूबहू फोटोकॉपी क्या कहलाती है? क्लोनिंग। और क्लोनिंग के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला क्लोन बनाया था यान बुलमुट ने 1997 में, है ना, जो कि गलत है, बट हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जो कि हमको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, होता है कुछ और बट पढ़ाया जाता है कुछ और इसका सबसे विवादित विषय आपका इतिहास ही है। रितिका जी अब ध्यान से सुनिए, क्लोनिंग क्या है? किसी भी जीव के अलैंगिक जन्म से प्राप्त बच्चों को क्लोन कहते हैं, ठीक। तो जो क्लोनिंग होता है, क्लोन एक ऐसी जीव रचना है जो गैर लैंगिक जनों से या एकल जनक से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, क्लोन जो होता है किसी भी जंतु की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होता है, शारीरिक रूप से भी और आनुवंशिक रूप से भी। किसी भी जंतु का हूबहू उसी के तरीके से दूसरा जंतु बना देना क्लोन कहलाता है। अब समझ गए? क्लियर? तो क्लोन का मतलब सिंपल, किसी भी एनिमल्स की फोटोकॉपी, एकदम उसी की तरीके से दिखने वाला जो जंतु होता है वो क्लोन। अब दूसरी चीज आती है कि क्लोनिंग का अगर हम पढ़ते हैं तो क्लोनिंग केवल एनिमल के सेक्टर में ही पढ़ते हैं, क्यों प्लांट का क्लोन नहीं होता है, ठीक है। और क्लोन बनाने के पीछे मकसद क्या है, क्यों हम क्लोन को बनाते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है, ठीक है। और ह्यूमन क्लोनिंग बैन क्यों है, ह्यूमन का हम क्लोन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ये सब तमाम चीजें अभी हम क्लोनिंग में देखेंगे। अब जैसे कहा जाता है कि जो क्लोन है वो इयान विल्मोर साहब ने सबसे पहले बनाया, इंग्लैंड के थे, रसलिंग इंस्टीट्यूट के। तो क्लोनिंग का जन्म माना जाता है कि इंग्लैंड से ही हुआ है, बट सबसे पहला क्लोन अगर कहीं बना था तो भारत में। मैंने बोला हूं ना, साइंस की कोई भी ऐसी विधा नहीं है, साइंस का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसका डेवलपमेंट भारत में न हुआ, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं। अरे गणेश जी का कहां क्लोन बनाया गया था, कहां कहां पहुंच जाते। गणेश जी का क्लोन थोड़ी बनाया था, गणेश जी के ऊपर जो लगाया गया था वो तो बेस्ट सर्जरी था, स्टेम सेल्स का सबसे बड़ा उदाहरण था। अब लव का भाई जो कुश था है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था क्लोनिंग का, सबसे बड़ा, ठीक है। अब आप झूठ भी मान लीजिए इसको, मैं नहीं कहता हूं कि ये सच ही है, क्योंकि उसको जानने के लिए हमको उस पीढ़ी में जाना पड़ता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट था ऋषभ जी, दैट इज द स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। और कई बातें प्रूव भी हो चुकी हैं, साइंस बहुत सारी चीजों को प्रूव भी कर चुका है। तो अब जो लव का भाई कुश था, आपको पता है कि सीता जी जनक जननी थी। अब उस पे सनी जी मत जाइए, नहीं तो फिर मेरा लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। चाहे गणेश जी पे जाइए, चाहे शिव जी पे जाइए, चाहे आप बाइबिल पे जाइए, चाहे आप कुरान पे जाइए, ठीक है ना। ये सबको मैं पढ़ा हूं, सबको मैं देखा हूं, ठीक है।
कोई भी धर्म ग्रंथ कहीं से गलत नहीं होता है। जो इसको नहीं जानते हैं वही लड़ते हैं, और जो इसको जानते हैं वो कभी लड़ ही नहीं सकते। सही। ये केवल सोशल मीडिया बहुत सारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती है, गलत गलत चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करती है। वास्तविकता जानना है तो पहले आप इसको खुद देखो और खुद पढ़ो, ठीक है, तब उसके बारे में किसी दूसरे के बारे में अपनी राय को व्यक्त करो, बगैर पढ़े नहीं, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया पे चीजें आती है ना, व्हाट्सएप पे ये है तो वो है, तो कभी किसी दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। दुनिया का कोई भी धर्म हो आपको कभी गलत रास्ते पे चलना नहीं सिखाता है, कभी भी, ठीक है, हमेशा सही रास्ते पे ले जाता है। और उसमें जो तमाम प्रकार के घुस जाते हैं टीका टिप्पणी करने वाले, है ना, गीता तो एक ही है ना। अब किसी संत की अलग गीता है, किसी संत की अलग गीता है, किसी संत की अलग गीता है, सब लोग उसमें टीका टिप्पणी करते हैं और तमाम प्रकार की चीजों को उसमें ऐड कर देते हैं। एक छोटी सी किताब है एनसीईआरटी जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। अब बड़े बड़े राइटर पैदा हो गए हैं, उसी एनसीईआरटी को बेस्ड मान के मोटी मोटी किताब लिख के आपके सामने रख देते हैं, है ना, और ऊपर फ्रंट कवर पे लिखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। तो किताब की तुलना में हम एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की। तो ठीक उसी तरीके से आपके धर्मार्थ में उतर कभी लड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी दूसरे पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, है ना। सबका सार एक नहीं होता है, सब एक जगह मिलाते हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे तो हम विधिवत 5-6 घंटे 8 घंटे आपसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ हासिल किया। चलिए, अब क्लोनिंग की जो प्रक्रिया होती है, हम अध्यात्म में अब नहीं जाएंगे। तो क्लोनिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लोनिंग एक ऐसी जीव रचना है जो एकल जनक से प्राप्त होती है, ठीक है ना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं, और एक ही क्लोन में जो क्लोन बनता है, इस क्लोन में जो क्लोन होता है वह अपने जनकों के बिल्कुल समान होता है, शारीरिक रूप से भी और आनुवंशिक रूप से भी। और किसी भी क्लोन में जो विविधता आती है वह वातावरणीय दशाओं के कारण आती है, न कि आनुवंशिक दशाओं के कारण, ठीक है। तो क्लोन क्या है? क्लोन पहला तो क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से प्राप्त। दूसरा, एकल जनक से प्राप्त। तीसरा, आनुवंशिक एवं शारीरिक रूप से समान, ये कहलाते हैं आपके क्लोन। तो जो क्लोन होते हैं वो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति होते हैं, एकल जनक से प्राप्त संतति होते हैं, और आनुवंशिक एवं शारीरिक रूप से समान होते हैं। इनमें विभिन्नता केवल वातावरणीय दशाओं के कारण ही होती, बाकी ये आनुवंशिक, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। आनुवंशिक एवं शारीरिक रूप से क्या होते हैं? ये समान होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्लोन होते हैं, अब इन क्लोन को बनाया कैसे जाता है? और क्लोन के बारे में मैंने बताया था, एक ही नाम आप याद रखिए रहिएगा, यान बिलमुट साहब 1997 में सबसे सक्सेसफुल क्लोन बनाया था, डॉली नामक भेड़ है, क्लियर। तो अब इस क्लोन की प्रोसेस, प्रक्रिया,
कैसे जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि प्रक्रिया कैसे होती है क्लोन की। लिख लिया इसको? नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, नोट्स में अवेलेबल होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। एंडोक्राइन का नोट्स मैंने भेज दिया है, डाइजेशन का अभी 1-2 दिन में भेज दूंगा। अब मान लो कोई एक जीव है ना, जिसका हमको क्लोन बनाना है, ठीक। तो प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ओनली एनिमल, केवल जंतु का ही क्लोन बनाया जाता है, किसी भी पौधे का क्लोन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो पौधे को क्लोन बनाने के पीछे रीजन क्या होता है कि मैंने आपको बताया है, जैसे आप हैं, एनिमल है, तो ह्यूमन की अगर चाहे एनिमल्स की बात करें तो किसी भी जंतु में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मैंने बोला एक प्रकार को हम बोलते हैं, अभी लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझिए, सब बता चुका हूं पहले, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और दूसरी होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, बता चुका हूं पहले भी। कायिक कोशिका और जनन कोशिका है। तो जो कायिक कोशिका होती हैं, इनमें क्रोमोसोम की संख्या अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितनी होती है? 46, ठीक। और जो जनन कोशिका होती हैं, तो जनन कोशिका किसी भी, अगर ह्यूमन की बात करें तो 2 होती हैं, अगर आप मेल हैं तो स्पर्म, और अगर आप फीमेल है तो एक, यही तो है जनन कोशिका। तो जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। ये पहले भी बता चुका हूं। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका, अगर हम इसके द्वारा कोई बच्चा उत्पन्न करते हैं, किसी भी जंतु, ह्यूमन उत्पन्न होता है या ह्यूमन का कोई बच्चा होता है, तो ये तो नेचुरल प्रक्रिया हो गई ना, है कि नहीं? स्पर्म सेल और एक सेल आपस में मिला, ये नेचुरल प्रक्रिया, और इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। क्लोनिंग में हमको इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा अगर कोई जीव उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है, तो उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण होंगे, क्लियर। लेकिन ये जो 46 क्रोमोसोम है, इस 46 गुणसूत्र में जाहिर सी बात है कि कोई भी जीव, अगर कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य के कायिक कोशिका में सारे के सारे गुणसूत्र हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारी जो स्पर्म सेल के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं। तो इन 46 गुणसूत्रों में ये 23 वाले जो गुणसूत्र हैं वो भी तो हैं इसमें, क्योंकि सारे गुण इसमें मौजूद हैं। यहां पे तो आधा है ना, और महिलाओं में आधा है, बच्चों में आगे फिर पूरा हो गया, यानी बच्चों में फिर कितने हो गए? 46 हो गए। फर्क कितना हुआ कि यहां पर जो बच्चे में 46 हुआ, उसमें आधा पिता से गया, आधा माता से गया, और यहां पे जो 46 गुणसूत्र हैं, इसमें आपके सारे गुण मौजूद हैं, है ना। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष के सारे गुणसूत्र आपके इसी 46 में ही है, यानी आपके सारे कैरेक्टर 46 पे है। इसका ना आधा यहां पे है, उससे हमसे कोई फर्क नहीं। और इसी कायिक कोशिका से अगर हम कोई नया न्यू बच्चा पैदा कर दें, तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है क्लोनिंग। क्लियर? कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका से अगर कोई नया जीव पैदा होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है क्लोनिंग। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक प्रकार की अलैंगिक जनन। वहां तो लैंगिक हो गया, मेल और फीमेल दोनों। यहां पे क्या है? मेल है,
तो आपके किसी भी कायिक कोशिका से, यानी शुक्राणु कोशिका को छोड़कर कोई भी कोशिका आप ले लीजिए, उसके द्वारा आप ही के जैसा हूबहू कोई नया जीव बना देना कहलाता है आपका क्लोनिंग। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम करते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए, दूसरे का छोड़िए, मेरा ही क्लोन बनाना है, मान लीजिए मेरा ही क्लोन बनाना, तो मुझे अपनी कौन सी कोशिका लेनी होगी? कायिक कोशिका, स्पर्म सेल से मतलब नहीं है, तो मैंने अपनी कान की कोशिका ले ली, ईयर से। कान की कोशिका मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि डॉली नामक भेड़ को कान की कोशिका से ही बनाया गया था। तो कान की कोशिका अगर मैं यहां पर लूंगा, एक कोशिका लिया, तो इस एक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, तो इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी या 23? 46 होगी, कई कोशिका है। ठीक है, अब उसके बाद एक हम और कोशिका लेंगे, वह लेंगे किसी भी फीमेल का एग सेल लेंगे, किसी भी महिला का एग सेल लेंगे। ठीक है, तो हाँ गुड, 46। अब एक दूसरा पार्ट हम लेंगे, इंद्रजीत जी 23 कहां से हो जाएगा? मैंने बोला ना कि आप मेल हैं, आपके शरीर में केवल शुक्राणुओं में ही गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी, शुक्राणुओं के बाद जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। ठीक, तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। यहां के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। यानी कि अगर मैं अपनी कान की कोशिका ले रहा हूं तो कान की कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, यानी हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी के सभी कैरेक्टर इसी 46 गुणसूत्रों में समाये हुए हैं। मेल वाले भी कैरेक्टर हैं जो हमारे अपने पर्सनल हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर किसमें हैं? इसी 46 गुणसूत्रों में है। अब एक हमको यहां पर फीमेल एग सेल की जरूरत है। ठीक है, यहां पर एक एग सेल की जरूरत है। तो ये जो अभी क्लोनिंग के बाद आप देखिएगा कि इस सृष्टि को चलाने के लिए महिलाओं की अत्यंत आवश्यकता है। पुरुष हो चाहे भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी पृथ्वी से अगर पुरुष समाप्त भी हो जाएंगे तो भी महिलाओं के द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो सकता है। रीजन, अगर पुरुष नहीं होंगे, केवल महिलाओं की संख्या होगी और महिलाएं क्लोनिंग के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा सकती है। ठीक है ना, तो पुरुष का इंपॉर्टेंस न पहले था, न आज है और न कल रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रक्रिया हम क्या करते हैं, इसमें एक नई तकनीकी अपनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत क्या करते हैं, अरे ये बेइज्जती नहीं है, ये हकीकत है। हाँ मुन्नू जी, ये बेइज्जती नहीं है, ये हकीकत है ना। सबसे ऊंचा दर्जा होता है जन्म देने वाले का, है ना। और जन्म जो देती हैं वो मां देती हैं, पिता जन्म नहीं देता है ना। अगर पिता नहीं होगा तो भी मां अपने जैसे क्लोनिंग के थ्रू एक बेटी को जन्म दे सकती है। बेटे को नहीं दे सकती है बट बेटी को तो दे सकती है ना। इसीलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें महिलाओं को सबसे उच्च कैटेगरी पे रखा गया है ना। ये बात दूसरी है
कि कुछ लोग इसमें केवल दिखावा करते हैं, मानते नहीं हैं, और जो दिखावा करते हैं उनके ऊपर भी आज नहीं कल वो समस्या आती है। सनी जी, क्या क्लोन गर्भ, अभी क्लोन बता देने दो तो फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो अब इस न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत क्या होता है कि ये जो ईयर सेल है, इस ईयर सेल के न्यूक्लियस को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कोशिका से यहां से न्यूक्लियस को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहां से भी इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, दोनों के कोशिका से केंद्रक को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक, तो जब यहां से केंद्रक को हटाया तो ये केंद्रक ऐसे हो गया, और यहां से इस केंद्रक को हटाया तो ये एक सेल ऐसे हो गई, केंद्रक विहीन। क्लियर? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जो हम विलयन डालते हैं, उस विलयन का नाम है नाइट्रोसेलुलोज। विलयन का नाम नाइट्रोसेलुलोज। इसका टेम्परेचर हम रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब उसमें क्या करेंगे, ये जो एक सेल है केंद्रक विहीन, इस केंद्रक विहीन एक सेल को हम यहां पर डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो ईयर सेल का केंद्रक है, इस ईयर सेल के केंद्रक को हम यहां पर क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। जैसे अगर हम इसका 1 नंबर डाल दें तो ये 1 नंबर का न्यूक्लियस, ये 2 नंबर डाल दें तो ये 2 नंबर का एक सेल, तो ये 2 नंबर का एक सेल, और ये 1 नंबर का न्यूक्लियस। अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। इस एक सेल के अंदर कौन सा न्यूक्लियस हमने डाल दिया, ईयर सेल, जो कान से निकाला गया। तो अब इसके अंदर, इस एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 ही तो है। ठीक, अब देखिए ना भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल, यही होता है। मेल का स्पर्म सेल और फीमेल का एग सेल आपस में फ्यूज होते हैं, तो मेल का 23 जाता है और फीमेल का 23, और फिर बाद में कितना बनता है, 46। यही तो होता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में, यही होता है। तो जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में फाइनली एक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, यहां भी तो 46 है। तो ये किसका है, मेरा, कौन सी कोशिका का, ईयर सेल। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें 46 गुणसूत्र होंगे वो सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब इसमें इस महिला के, किसी भी महिला के एक सेल के अंदर हम इस न्यूक्लियस को हम यहां पे डाल देते हैं, और उसके बाद 4 से 6 दिनों के बाद, 4 से 6 दिन के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डीसी करंट इसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें डीसी करंट देंगे, इसमें हलचल बनना शुरू हो जाएगा। यानी ये कैसे बनने, जाइगोट बनने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। जाइगोट जिसको हम बोलते हैं युग्मक, और जैसे ही जाइगोट बनेगा फिर इसको निकालकर हम क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। कहां पर, किसी भी फीमेल बॉडी। ठीक, अब ये जो फीमेल बॉडी जो न्यू बेबी को जन्म देगी, जो नया बच्चा जन्म होगा, यह जो नया बच्चा होगा वो हूबहू कैसा होगा, इसके जैसा। क्यों इसके जैसा होगा, क्योंकि जिसका केंद्रक 46 गुणसूत्रों वाले केंद्रक से ही इसको बनाया गया है,
तो जो कैरेक्टर इसमें होगा वही कैरेक्टर आपके इसी न्यू बेबी में भी होगा, एग्जैक्ट हूबहू ट्रू कॉपी होगी। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लियर? यानी कि जो क्लोनिंग की प्रक्रिया आप लोगों ने देखा, ये क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार से कायिक कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, इसमें एक फीमेल की जरूरत होती है। फीमेल के एग सेल से हम न्यूक्लियस को निकाल देते हैं और उस फीमेल के एग सेल में, हाँ, ईयर सेल में तो 46 ही गुणसूत्र हैं। तो सोनम जी देखिए, यहां पर 46 गुणसूत्र और इसी 46 गुणसूत्रों में हमारे सारे कैरेक्टर हैं। हम मेल हैं तो वो सारे कैरेक्टर हैं, फीमेल हैं तो वो सारे कैरेक्टर हैं, और इसी 46 गुणसूत्रों वाला जो केंद्रक है, इसको हमने एक सेल में क्या कर दिया, यहां पर फिट कर दिया। ठीक, क्लियर? आईवीएफ दूसरी होती है विशाल जी। इन बेबी ट्यूब नो फिजिकल रिलेशन। हाँ बिल्कुल, यहां पे कहां फिजिकल रिलेशन हो रहा है? तभी तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तभी तो हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आईवीएफ दूसरी चीज होती है विशाल जी, वो आईवीएफ आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर एक सेल के अंदर हमने क्या किया? हाँ, जेंडर वही होगा, सेम होगा। मैं क्या बताया आपको, यहां पर देखिए, मैंने ईयर सेल को लिया, तो अगर मेल का ईयर सेल है, ठीक है, तो सारे के सारे गुण आपके इसी 46 गुणसूत्रों में होते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर। जब सारे कैरेक्टर इसी 46 गुणसूत्रों में है, तो इससे जो भी नया जीव बनेगा वो एग्जैक्ट इसी की तरीके से होगा ना। ठीक, तो जेंडर भी इनका क्या होगा, सेम। तभी तो मैंने बोला आनुवंशिक लक्षण भी क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोनिंग के सेम होते हैं। ठीक है, और शुभम जी, मेल के बिना भी फीमेल को बनाया जा सकता है। यहां पर हम किसी महिला को ले लें और महिला के एग सेल की बजाय उसके शरीर के किसी भी दूसरी कोशिका को ले लें, तो अगर शरीर के किसी भी दूसरी कोशिका को ले लेंगे तो उसी महिला की जैसी महिला बनेगी। क्लियर है ना? कहां यहां 46 से 23 क्रोमोसोम हो रहा है सोनम जी? 46 का 46 ही तो रह रहा है, यहां 23 कहां हो रहा है? 23 तो नॉर्मली जो स्पर्म और एग सेल मिलता है तब होता है ना। यहां पे तो शुक्राणु है ही नहीं है, यहां पे तो केवल कायिक कोशिका है। नहीं, जिस महिला ने जन्म दिया उसका कोई लक्षण नहीं होता है। बिल्कुल सेम, समान महिला के एग सेल और उसका ईयर सेल ले सकते हैं, समान महिला का। ठीक है, तो उसी के महिला के जैसी दूसरी महिला बनेगी। इंद्रजीत जी, यहां पर कितने सेल्स हैं? यहां पे मैंने किसका केंद्रक लिया है? यहां पे मैंने किसका केंद्रक लिया है? ईयर सेल का। तो ईयर सेल में कितने गुणसूत्र हैं? 46। तो ईयर सेल में जितने भी गुणसूत्र हैं वही तो यहां पे गुणसूत्र हैं, तो संख्या कितनी होगी? 46। क्लियर जी ऋषभ जी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी सेम होंगे। क्लियर? तो क्लोनिंग
की प्रक्रिया क्या होती है? इस क्लोनिंग की प्रक्रिया में, अरे सोनम जी, कहां इसमें है? न्यूक्लियस में गुणसूत्र होता है ना, और वहां पे देख रहे हैं कि उसके एक सेल से केंद्रक को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक, केंद्रक को रिमूव कर दिया है, केवल एक सेल लिया है विदाउट केंद्रक। हाँ, टोटल उसका केंद्रक ही हमने एक सेल का निकाल दिया है, क्योंकि सारे कैरेक्टर किसमें होते हैं? ए टू जेड आपके जितने भी गुण होते हैं, ये सभी गुण आपके केंद्रक डीएनए में होते हैं। अगर हम केंद्रक डीएनए को ही निकाल दें, केंद्रक को ही निकाल दें, तो आपके सारे गुण निकल जाएंगे। ठीक है, और जो आपको लगता है कि जब ये जो एक सेल होता है, इस एक सेल में जो यहां पर केंद्रक होता है ना, इस केंद्रक में जितने भी गुणसूत्र होते हैं, इसी गुणसूत्रों के द्वारा आपके शरीर में कैरेक्टर डेवलप होता है। अगर हम इस केंद्रक को निकाल दें, ठीक है, तो सारे कैरेक्टर भी आपके क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। अब जैसे जो नॉर्मल, देखो, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में मेल है और फीमेल है, और मेल फीमेल का एक सेल और स्पर्म सेल मिलकर जो ये जाइगोट बनाते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। ठीक है, तो मेल का 23 आया, फीमेल का 23 आया, तब यहां पे बना आपका 46 है। अब ये जो गुणसूत्र होता है, इसी को डेवलप करने का कार्य जो होता है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट को विकसित करने का, इसको पोषण देने का काम करती हैं इस एक सेल की तमाम पार्ट। ठीक है, वो क्या करती हैं? इस केंद्रक को सिर्फ डेवलप करने का कार्य करती है, जो मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं। ठीक है, और यहां पे हमने केंद्रक ही निकाल लिया। इस केंद्रक को निकालकर यहां पर हमने 46 गुणसूत्रों वाले केंद्रक को फिट कर दिया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस केंद्रक में ही वो सारे गुण हैं। बाकी इस केंद्रक को डेवलप करने का कार्य कौन करती है? एक सेल के दूसरे पार्ट। इसलिए जो जन्म देती है महिला, अगर उसके अंदर किसी दूसरे का केंद्रक है, तो वो जो एक कोशिका होती है, उस केंद्रक को सिर्फ डेवलप करने का कार्य करती है, उसके लक्षण उसमें नहीं आते। सैरोगेसी की प्रक्रिया में भी देखिए कि जो सैरोगेसी की प्रक्रिया में जो मां बच्चे को जन्म देती है, उसके लक्षण नहीं आते। ठीक है, लक्षण किसके आते हैं? सिर्फ और सिर्फ केंद्रक डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफर क्लोन में जनन क्षमता होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि इसी की तरह है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट टू कॉपी। तो एग्जैक्ट टू कॉपी है, तो सारी चीजें, अगर संजय के अंदर जनन क्षमता होगी तो उनके क्लोन के अंदर भी जनन क्षमता होगी। ठीक, नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब दूसरी चीज है। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। प्रतीश जी, ह्यूमन क्लोनिंग वर्ल्ड लेवल पे बैन है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ह्यूमन का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी ह्यूमन क्लोनिंग वर्ल्ड लेवल पर बैन है। क्लियर? तो इस प्रक्रिया के तहत न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, संगीता जी, किसी भी कोशिका से केंद्रक को अलग करना कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसी भी कोशिका से केंद्रक को अलग करना कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मैं पूरा स्टेप एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जिसका हमको क्लोन लेना है, उसकी हम कोई कायिक कोशिका लेते हैं, जैसे नॉर्मल मानव है वैसे वो नॉर्मल जीवन जिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक और आनुवंशिक रूप से तो समान होगा, तो मानव जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर ह्यूमन का क्लोन बना दिया जाए तो इसके इफेक्ट बहुत सारे आएंगे, ड्रॉबैक इसके बहुत सारे। ठीक है, और ड्रॉबैक क्या क्या है अभी आगे हम बताएंगे आपको।
हाँ अभी आएगा आकाश जी, थोड़ा सा धीरज रखिए, है ना, एक एक करके आएगा। तो प्रक्रिया क्या होती है, जिसका हमको क्लोन बनाना है उसकी हम एक सेल लेते हैं। कौन सी कोशिका, इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्री के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो कौन सी कोशिका लेंगे, कायिक कोशिका। क्यों? क्योंकि कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी द्वारा उसके केंद्रक को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरी एक और हम सहायक कोशिका लेंगे, और वो सहायक कोशिका हमारी क्या होगी, एग सेल होगी। इस एग सेल के भी केंद्रक को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। थर्ड पॉइंट पे हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें नाइट्रोसेलुलोज विलियन डालेंगे, उसका टेम्परेचर रखेंगे 196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इतने टेम्परेचर पर सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, मरते नहीं है, समाप्त हो जाती है। फिर क्या करेंगे, इसी एग सेल जो केंद्रक विहीन है, यानी ये कैसा है, केंद्रक विहीन है, इस केंद्रक विहीन एग सेल में हम क्या करेंगे, यहां जो कायिक कोशिका से केंद्रक को निकाला गया है उसको हम फिट कर देंगे। जो मैक्सिमम असफलता होती है वो यहीं पे होती है। किसी भी एग सेल में कोई बाहरी केंद्रक जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता है। यानी ये एग सेल क्या करती है, अक्सर 99% केस में क्या करती है, इस कायिक कोशिका के द्वारा जो रिमूव किया गया है केंद्रक, उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। जो 1600-1700 बार असफल हुए थे यान विल्मुट, वो यही पे हुए थे। तो ये प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती है। और जब ये इस विलियन में हम इस एक सेल को डाल देते हैं, उस न्यूक्लियस को डाल देते हैं, 4 से 6 दिनों के बाद जब हम उसमें डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है, और ये एक सेल उस बाहरी केंद्रक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जाइगोट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे जाइगोट बनता है, इस पूरे जाइगोट को निकालकर हम किसी फीमेल बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और फिर वो फीमेल बॉडी क्या करता है, कुछ दिनों के पश्चात एक नई बेबी को जन्म देता है। अब यहाँ पे समस्या एक और उत्पन्न हो गई। जैसे किसी का मैसेज आया कि समस्या क्या उत्पन्न हो गई, अरे तनु जी, माइट्रोकांडियल डीएनए तक टेक्नोलॉजी अलग होती है। ठीक है, माइट्रोकांडिया में जो डीएनए होता है वो कुछ ही कैरेक्टर को शो करता है। 99.99 कैरेक्टर को जो शो करता है वो केंद्रक डीएनए करता है। ठीक है, अब यहां पे जो हमने एग सेल लिया है, तो इस एग सेल का तो माइट्रोकांडिया है ही है यहां पर। ठीक है, अब माइट्रोकांडिया के द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम माइट्रोकांडियल डीएनए तकनीकी में चर्चा करेंगे ना। ठीक, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। इस ऑनलाइन कोर्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ पढ़ चुके है ना, जिनको कुछ जानकारी है। जैसे माइट्रोकांडियल का आप डीएनए बोल रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि माइट्रोकांडिया डीएनए तकनीकी आपने पढ़ा होगा, तो उसका आएगा तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा ना। अब चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस से भी चल रहे हैं, तो मुझे तो शुरू से चलना पड़ेगा ना। अदरवाइज सिंपल मैं 5 मिनट में क्लोनिंग बता के आगे बढ़ जाता कि ये क्लोनिंग है, ये प्रक्रिया है, ये लाभ है और ये हानि है। तो स्टेप वाइज चलने दीजिए, तो मुझे भी आसानी होगी। मुझे आसानी नहीं होगी, आपको आसानी होगी। मुझे क्या है, मैं तो तुरंत बताऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो वो माइट्रोकांडिया डीएनए में हम चर्चा करेंगे। माइट्रोकांडिया के अंदर डीएनए पाया जाता है जिसमें 37 जीन होते हैं। वो कुछ ही कैरेक्टर को शो करता है, सारे कैरेक्टर को नहीं शो करता है। बट बॉडी में, शरीर में 99% जितने भी आपके कैरेक्टर हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, केंद्रक डीएनए के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, ठीक है तनु भारती जी, चर्चा करेंगे हम माइट्रोकांडियल डीएनए तकनीकी में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से क्लोनिंग बनाई जाती है। अब इस क्लोनिंग में एक नया विवाद जन्म ले लिया, एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद क्या है
कि इस क्लोनिंग प्रक्रिया के थ्रू जो नया बेबी बना, इस बेबी का न्यू बेबी बनी। अब ये बेबी कितने दिन की हुई? सपोज दैट आज कितनी तारीख है? आज 2 तारीख है। 2 दिसंबर 2020 को ये बेबी पैदा हुआ, मान लो। तो ये कितने दिन का है? क्लोन के थ्रू पैदा हुआ है, ठीक है। क्लोन के थ्रू ये आज ही पैदा हुआ, तो ये कितने दिन का होगा ये बताओ। एक दिन? अरे आपके घर में, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ना आज पैदा हुआ, तो आज ही से तो उसका होगा एक दिन, ठीक है। बट यहां विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न हो गया चूंकि ये क्लोन से बनाया गया। तो जब क्लोन से बनाया गया, ठीक है, तो जब इसका ईयर सेल लिया गया, कान की कोशिका ली गई, तो सपोज दैट कि 35 साल में अगर इसकी कान की कोशिका ली गई तो वह केंद्रक भी कितने साल पुराना है? 35 साल पुराना है ना। तो उस 35 साल पुराने केंद्रक से हमने न्यू बेबी को बनाया है। तो जाहिर सी बात है इसमें एक दिन जो ऐड हुआ है उसमें हम 35 ईयर ऐड कर सकते हैं। तो कुछ आखिर लोगों का ये भी मत था, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कंट्रोवर्सी क्रिएट ये हुई कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, हर सेकंड करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं और मरती हैं एवरी सेकंड। तो हो सकता है कि जिस समय कान की कोशिका निकाली गई हो वो 1 ही 2 घंटे पहले बनी हो या 1 ही 2 दिन पहले बनी हो, ठीक है। तो इसलिए एज को लेकर कोई विवाद ही नहीं होता है। नॉर्मली सिर्फ ये माना जाता है कि जिस दिन वो पैदा हो गया उस दिन से उसकी एज मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज कि एनिमल्स की क्लोनिंग तो हम करते हैं, प्लांट की क्लोनिंग क्यों नहीं करते? एनिमल्स की क्लोनिंग तो हम करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सुना होगा कि प्लांट में भी क्लोनिंग की जाती है। तो प्लांट में क्लोनिंग न करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि प्लांट की जितनी भी सेल्स होती हैं, प्लांट की सभी सेल्स में क्लोन होती है, सब एक दूसरे की क्लोन होती है। यानी कि अगर एक आम का पौधा आपने लिया, इस आम के पौधे के बीज को आप लो, तो इस बीज से जो पौधा तैयार होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह होगा, कोई अंतर उसमें नहीं आया, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं, पौधे की जितनी भी सेल्स होती हैं, पौधे के सभी की सभी सेल्स कैसी होती हैं? क्लोन सेल्स होती हैं। पौधे की सभी सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। पौधों में कोई भी पार्ट का एक कोशिका नहीं होता, ठीक है। इसलिए पौधों की क्लोनिंग हम नहीं करते। क्लोनिंग सिर्फ किसमें की जाती है? जंतुओं में क्लोनिंग की जाती है, ठीक है। और ह्यूमन में भी क्लोनिंग नहीं की जाती है। ह्यूमन को भी आप अवॉइड करिएगा, ह्यूमन क्लोनिंग पे बैन लगा हुआ है, क्लियर। तो इस प्रक्रिया के तहत हम क्या करते हैं? क्लोनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है? सेम होगा हर्ष जी। क्लोन जो होता है हूबहू एग्जैक्ट 2 कॉपी होता है, तो उनका फिंगरप्रिंट भी सेम होगा। मैंने क्या बताया? शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे आनुवंशिक हो, बिल्कुल एक दूसरे की 2 कॉपी होंगे, सेम होंगे।
अगर ह्यूमन का है तो ह्यूमन में अगर प्रेगनेंसी पीरियड, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है तो भी बच्चा 9 मंथ के बाद ही होगा दीपक जी। एग्जैक्ट सेम टू सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा जब तक कि कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। ठीक है, सेम होगा। अब इस क्लोनिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जाइगोट बना, जो आपका युग्मक बना, ठीक है, अगर इस युग्मक को, ठीक है, अगर हम इसको गर्भ में डालकर अगर नए बच्चे को जन्म करते हैं, नए बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। और अगर हम इसको लैब में, प्रयोगशाला में रखकर रिसर्च के लिए रखते हैं तो वह कहलाती है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। तो क्लोनिंग, जो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग है वह दो प्रकार के हैं। एक को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दूसरे को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। ठीक है, अगर ये जो जाइगोट है, अगर बने हुए जाइगोट से नए बच्चे को जन्म देते हैं, नए बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव। अगर इस युग्मक को प्रयोगशाला में रखकर शोध का कार्य करते हैं तो यह कहलाता है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव को हम बोलते हैं पुनर्जन्म, और इसको हम बोलते हैं उपचारात्मक। थेरेप्यूटिक को हम बोलते हैं उपचारात्मक और उसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म। तो ये टाइप्स हैं आपके क्लोनिंग के। ठीक है ना, यानी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है कि इसके तहत हम क्या करते हैं, क्लोन को बनाते हैं, यानी कि जो जाइगोट बना, अगर उस जाइगोट से हम नए बच्चे को जन्म देते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। और अगर हम इसको लैब में रख के, प्रयोगशाला में रख के रिसर्च करते हैं और उससे हम स्टेम सेल्स बनाते हैं, उस स्टेम सेल से हम अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे प्रयोगशाला में रखकर हम क्या बनाएंगे, स्टेम सेल्स, और इस स्टेम सेल से हम क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, और इसको भ्रूण क्लोनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात दूसरी है कि इंडिया में, पूरे विश्व में बैन है, लेकिन ये टाइप्स हैं आपके किसके, क्लोनिंग के। ठीक है, जिस प्रकार का उसका केंद्रक होगा उस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक, जिस व्यक्ति का सेल हम लेंगे तो जैसा उसका माइंड होगा वैसे ही क्लोन का माइंड होगा। मैंने बोला ना, कोई अंतर नहीं होगा, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे जेनेटिकली हो। जिस टाइप्स का उसका केंद्रक होगा उस टाइप्स का उसका बेबी निर्माण होगा। ठीक,
डाल सकते हैं। जिस महिला का एक सेल लेंगे उसी महिला के यूट्रस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसी के घर में भी डाल सकते हैं, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का नेचर भी सेम होगा ज्योति जी, बट कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, नहीं नहीं ऋषभ जी आप नहीं समझ रहे। 35 ईयर के सेल्स में हमारा लिया गया, तो अब वो जो न्यूली बॉर्न बेबी होगा उसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो तो शुरू से होगा ना। अब वो जब 35 साल की एज में पहुंचेगा तो एग्जैक्ट हमारी तरह दिखेगा, वो हमारी तरह उसका ब्रेन डेवलप होगा, हमारी तरह उसके बाल झड़े हुए होंगे। हाँ, अगर किसी को डिजीज होगी तो क्लोन में भी होगी, 100% होगी। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स में क्रोमोसोम है अब वो नए तरीके से डेवलप करेगी ना। तो 35, अब ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो गया तो उसका दिमाग का डेवलपमेंट बिल्कुल 35 साल की तरह होगा, ऐसा नहीं, वो शुरू से ही होगा। लेकिन जब 35 साल की अवस्था में पहुंचेगा तो एग्जैक्ट हमारी तरह उसका डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल वो हमारी तरह दिखे। ठीक है, जाहिर सी बात है मोहित जी, अगर मेल का ईयर सेल लेंगे तो मेल ही होगा ना, फीमेल थोड़ी हो जाएगी। जिसका भी हम केंद्रक लेंगे उसी की तरीके का क्लोन बनकर तैयार। ठीक है, तो क्लोन के टाइप्स 2, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव और दूसरा थेरेपेटिक क्लोनिंग। किसी का भी क्लोन बना सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी का कोई भी एक सेल ले लीजिए, कायिक कोशिका, उससे बना दीजिए। एज के अनुसार होगी। आनुवंशिक अगर रोग है तो तुरंत शो करने लगेगा, बाकी एज के अनुसार होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके एडवांटेज पे और डिसएडवांटेज पे। तो जो क्लोनिंग होती है हमारी, स्टेम सेल्स को सनी जी भी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल्स में जाएंगे तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। स्टेम सेल्स स्तंभ कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनसे बॉडी के हम किसी भी भाग को बना सकते हैं। इसीलिए जब शुरू में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आया तो ये हुआ था कि मानव के भ्रूण को बनाया जाए ताकि हम उससे अंगों को बना सके और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला सके। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मानव भ्रूण को अगर हम लैब में रखते हैं तो जाहिर सी बात है ये भ्रूण हत्या का केस हो जाएगा, और भ्रूण हत्या में पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, बैन लगा हुआ है। इसलिए हम मानव के भ्रूण का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे आपका बैन है। ठीक है, अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके लाभ क्या होगा। चूंकि मानव में बैन है, इससे हम पशुओं की अच्छी नस्लों में वृद्धि कर सकते हैं। कौन सा सेल कैसे लेते हैं? विशाल जी कौन सा सेल? चलिए, एडवांटेज क्या होगा, क्लोनिंग की प्रक्रिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अच्छी नस्ल वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सिंपल सेल लेते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से इसको निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे आप ब्लड निकलवाते हो ना, तो उसमें ब्लड में ब्लड सेल्स भी तो होता है, तो उसी तरीके से स्किन सेल्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से उसको हम आराम से निकाल लेते हैं क्लोनिंग के लिए। वो एक मेडिकली तरीका होता है, बस आप जानिए इंजेक्शन के माध्यम से उसको हम ले लेते हैं और सेल ले लेते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं का विकास हो सकता है। ठीक है, अगर हम भ्रूण बना ले तो इससे हम अंगों का भी निर्माण कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग के द्वारा मानव उपयोगी प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट,
क्लोनिंग के द्वारा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। ठीक, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। नेक्स्ट, इसके लाभ ये भी हो सकते हैं कि विलुप्त हो चुके प्राणियों का भी क्लोन बनाया जा सकता है। जो प्राणी विलुप्तता की कैटेगरी पे पहुंच चुके हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, इनका भी क्लोन बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सनी जी, और कुत्ते और कैट के तो बहुत सारे क्लोन बनाए भी गए ब्रिटेन में। क्लियर? तो ये सब एडवांटेज है, इसलिए एनिमल्स क्लोनिंग को ही सर्वाधिक वरीयता दी गई है। और क्लोन में भी विशेष तौर से वे एनिमल्स जिनका मनुष्य जो होता है पशुपालन के तौर पे इस्तेमाल करता है, उन्हीं का ज्यादा क्लोन बनाया गया है। यानी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, मैक्सिमम क्लोन इन्हीं के बनाए गए हैं और बाकी के क्लोन नहीं बनाए गए हैं क्योंकि उनके बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें एक चीज और हो सकता है कि विलुप्त हो चुके प्राणी, अभी इन्वायरमेंट अगर कोई पढ़ाएगा आपको तो आप उसमें देखिएगा, आपको उसमें आईयूसीएन कैटेगरी पढ़ाएगा, बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है। हाँ बता रहा हूं, तो उसमें विलुप्त हो चुके प्राणी के संरक्षण के लिए कुल 9 श्रेणियां बताई गई हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे श्रेणियों में हम जंतुओं को रखते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण मानव अपने आर्थिक उच्च विकास के कारण बहुत सारे जंगलों को, उपयोगी जमीनों को नष्ट किया है, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो क्लोनिंग के द्वारा हम जंतुओं को क्या कर सकते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। हाँ ये बात दूसरी है, हाँ रेड डाटा बुक तो वो सिंबल है एक तरीके से, उसमें मेंशन किया जाता है, उसमें रेड, पिंक और ग्रीन 3 कलर होते हैं। अब ये जो जंतु बनेंगे क्लोनिंग के थ्रू, वो आपके आनुवंशिक जैव विविधता के संरक्षण में प्रभावी नहीं होंगे। इसको अपने नोट अगर लिखे होंगे तो आप मेंशन कर दीजिएगा कि जो आपके क्लोनिंग के थ्रू हम विलुप्त हो चुके प्राणियों को तो बना सकते हैं, लेकिन वे आनुवंशिक जैव विविधता में प्रभावी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ऋषभ जी, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, क्योंकि क्लोनिंग के थ्रू जो बनती है ना, इसके निगेटिव पहलू में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्लोनिंग के थ्रू जो भी बच्चे पैदा होते हैं किसी भी जानवरों के, उसमें रोग के प्रति एक संक्रमणकारी प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वो जल्दी किसी भी रोग से ग्रसित होने की क्षमता उनके अंदर हो जाती है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका डिसएडवांटेज, या आपको एक एग्जांपल मैं बता दूं कि जो विलुप्त हो चुके प्राणियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इस विलुप्त हो चुके प्राणियों में आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है, इसको आगे मैं फिर अभी इंडियन भारत में क्लोनिंग को मैं बताऊंगा। जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, एक जंगली भैंस है जिसका नाम है आसा। इनकी संख्या बहुत कम थी उस समय, आज के 5-7 साल 10 साल पहले इनकी संख्या मात्र 10 थी। हाँ आदर्श जी, आनुवंशिक जैव विविधता में प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि आनुवंशिक जैव विविधता दूसरे तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट चलेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए फिर काफी टाइम इनको लग जाएगा। तो अब ये जो आशा थी जिनकी संख्या बहुत कम थी, उसका क्लोन बनाया गया, अब इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो आशा का क्लोन बनाया गया, उसका नाम है दीपाशा। ये छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु थी, बहुत संख्या इनकी कम थी। तो ऐसे हम विलुप्त हो चुके प्राणियों को बचा सकते हैं, बट वो हमारी आनुवंशिक जैव विविधता में प्रभावी नहीं होंगी, क्योंकि नेचुरल जीन पूल की आवश्यकता होती है आनुवंशिक जैव विविधता। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो क्लोनिंग के अगर हम निगेटिव पहलू की बात करेंगे तो निगेटिव पहलू की सबसे पहला पॉइंट यही है कि यह एक जटिल तकनीकी है। ठीक है, यह एक जटिल तकनीकी है जिसकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक, पहला पॉइंट
यही था कि यह एक जटिल तकनीकी है, सफलता की रेट इसमें कम है। दूसरा पॉइंट है कि क्लोन में बीमारियों के प्रति संक्रमणकारी प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी क्लोन से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें रोग होने की संभावनाएं जनकों की तुलना में ज्यादा होती है। यानी क्लोन में बीमारियों के प्रति संक्रमणकारी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे विशिष्ट प्रकार के प्रजाति के समाप्त होने का खतरा बना रहता है। यानी संक्रमणकारी प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये रोग को फैला भी सकती है, जिससे दूसरी प्रजातियां भी क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। अब तीसरी डिसएडवांटेज इसका यह है कि क्लोन और जनक बिल्कुल समान है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो इनके बीच सामाजिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, और अगर ह्यूमन क्लोनिंग को मान्यता दे दी जाती है, अगर ह्यूमन क्लोनिंग को मान्यता दे दी जाती है तो बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होगी। बगैर क्लोनिंग के ही भ्रूण हत्या हमारे देश में होती है ना? पता चलता है कि गर्भ में पल रही लड़की है तो उसको लोग मार देते हैं, और मारने वाले वही हैं जो अपनी घर की महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर को खोजते हैं। महिलाओं के इलाज के लिए उनको क्या चाहिए, महिला डॉक्टर। लेकिन पता चलता है कि गर्भ में पल रही लड़की है तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। कई स्टेट में ऐसा होता है, आप देखते हैं। अब तो बहुत कम हो गया है, जागरूकता लोगों के बीच बढ़ गई है, लेकिन आज भी 90%, ये हकीकत बात है, आप लोग माने या ना माने, 90% लोगों का क्राइटेरिया ये है। और अनपढ़ की नहीं, जो अनपढ़ है वो बेचारे अनपढ़ तो हैं ही, शिक्षित लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूं, 90% केस में है, पता चलता है कि वो एक बेटी के बाप बने हैं तो उतने खुश नहीं होते जितना बेटे के बाप बनने पे होते। यह हकीकत है। कोई भले बाहरी मन से कुछ कहे, लेकिन ऐसा होता है, आपके समाज में होता है ना? पुरुष प्रधान को वो कर दिया गया है ना? तो हकीकत हमारे देश में आज भी यही है। अगर क्लोनिंग को मान्यता दे दी जाएगी तो बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब होता ही है भाई, ये हमने देखा है समाज में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का, है ना? मेरा दोस्त है आईपीएस है, उसको पहली बेटी हुई थी, मैंने उसको बधाई दिया तो उसका एक ही शब्द था, अरे यार बेटी हुई। आप सोच लो, आईपीएस है, बेटी हुई है, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये होता है समाज में। नवरात्रि आता है, जागरण का प्रोग्राम लोग करते हैं, और जागरण तो केवल दिखावे के लिए होता है जो गली मोहल्ले में होता है। और जहां कहीं भी जागरण होता है ना, वहां पर भोर में चले जाना और जागरण की जो चौकी होती है ना उसके नीचे झांक के देख लेना, आपको हकीकत पता चल जाएगा कि जो दुर्गा जी का पाठ करते हैं वो कैसे होते। चौकी के नीचे भोर में देखना, रात में नहीं, हकीकत पता चल जाएगा। अच्छे खासे ड्रिंकर होते हैं सब। अगर वास्तव में हमारे समाज में नवरात्रि का सही ढंग से, अगर वो जो नवरात्रि का पाठ करते हैं, मैं उनको भी बोलता हूं, ये तो सबसे बड़े पाखंडी होते हैं, दिखावा करने वाले होते हैं। सप्तमी के दिन, नवमी के दिन, पता नहीं किस दिन, हमको नहीं पता है, कन्या पूजन करते हैं। अगर वास्तव में इतनी श्रद्धा होती तो भारत जैसे देश में किसी भी कन्या का रेप नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। उस दिन तो शक्ति के रूप में पूजा करेंगे, है ना? और पूजा करते क्या है, कन्याओं को बुला के खिलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और सारा फोकस रहता है कि हम गिफ्ट क्या दे रहे हैं, है ना? अच्छा, उस घर से तुम्हें क्या गिफ्ट मिला? जागरण करके भोज खिलाते हैं तो उसमें टेंशन यही रहता है, अच्छा उसने मटर पनीर खिलाया, हम खोया पनीर खिलाएंगे। दिखावे की हो गया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज करते चर्चा। बड़े पैमाने पर तो भ्रूण हत्या होगी। दूसरा, सतत विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रिया रुक जाएगी। यानी कि हम जो क्लोन बना रहे हैं वो कैसा क्लोन बना रहे हैं? आर्टिफिशियल, अपने तरीके से बना रहे हैं, वो नेचुरली नहीं हो रहा है। यानी कि आपके समाज में प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। ठीक है,
और प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया अगर बाधित हो जाएगी तो सतत प्रक्रिया, जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, वो क्या हो जाएगी? हाँ, भगवान को बुरा लगेगा। ठीक है, भगवान विशाल जी रह क्या गया? अब तो इंसान है, इंसान तो आगे निकल गया है ना, बहुत आगे निकल गया। हम चांद को भगवान की संज्ञा देते थे, चंदा मामा, और आज का इंसान वहां पे जाके वॉशरूम बनाने की क्षमता रखता है ना? अभी आर्टेमिस मिशन शुरू करने वाला है नासा, है ना? अब चांद तो छोड़ दीजिए, हम मंगल ग्रह पे वॉशरूम बनाने वाले हैं। सोच लीजिए, लाल ग्रह कहते हैं श्री गणेश का, यानी हमारी पहुंच भगवान तक भी हो गई है, तो हम कह सकते हैं। ठीक, अब इस क्लोन के कारण, अब ध्यान से सुनिएगा, मानव क्लोन के कारण बहुत सारी नैतिक और सामाजिक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। पहली, मानव क्लोन के कारण मानवीय संबंध बिखर जाएंगे। मानव क्लोन के कारण पारिवारिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार भी विवादित हो सकते हैं। एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, सभी के सभी एक तरह दिखने वाले हैं, है ना? नाम अलग है, फिंगरप्रिंट सबका सेम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मान लो किसी भी 3 क्लोन है और तीनों बड़े हो गए, तीनों की शादी हो गई, बीवियां कैसे पहचानेंगी कौन मेरा पति है? तो फिर एक के गले में दूसरा माला, दूसरे के गले में दूसरा माला, कहीं उसे चेंज कर दिया तो काम गड़बड़ है ना? तो मानवीय संबंध भी बिखर सकते हैं। नेक्स्ट इसका, हाँ, जैसे नेचुरली ट्विंस में, तो ट्विंस में कुछ ना कुछ तो अंतर तो रहता ही। हाँ बिल्कुल, वो सब आ जाएंगे, नैतिक समस्या में सब आ जाएंगे विवेक जी। क्लोन के चाइल्ड अगर क्लोनिंग के थ्रू बनेंगे तभी उन्हीं के जैसे होंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्लोन के चाइल्ड अगर क्लोन से बनेंगे तभी उन्हीं के जैसे होंगे, अगर नेचुरल होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस तो उनसे होंगे। हाँ, तभी तो पहले मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो रितु जी मानव क्लोनिंग को बैन कर दिया गया है। ठीक है, मानव क्लोन के कारण मानवीय संबंध क्या हो सकते हैं? बिखर सकते हैं। मानव क्लोन के कारण पारिवारिक, सामाजिक तथा नागरिक अधिकार विवादित होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, मानव क्लोन के साथ जैव नैतिकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है। ठीक है, मानव क्लोन के साथ जैव नैतिकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग हम एक वस्तु के रूप में चिकित्सा तथा युद्ध क्षेत्र में किया जा सकता है। कर सकते हैं कि नहीं? अगर मानव क्लोन को अनुमति मिले तो हम बहुत सारे क्लोन बनाकर हम उनको सिर्फ सैनिक के रूप में रख लेंगे। क्लियर? तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे समाज में एकल जनक की अवधारणा को बल मिलेगा, चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का हो, एकल जनक की अवधारणा को बल मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इसकी नैतिक समस्या यह भी हो सकती है कि क्लोनिंग की प्रक्रिया में जो सैरोगेट मदर है, ठीक है, सैरोगेट मदर और क्लोन के बीच रिश्तों के निर्धारण में विवाद पैदा हो सकता है। ठीक है, क्लोनिंग की प्रक्रिया में सैरोगेट मदर और क्लोन के बीच रिश्तों के निर्धारण में विवाद पैदा हो सकता है कि नहीं? तो इतनी जो प्रक्रियाएं थी वो कैसी थी आपकी क्लोनिंग की? तो हम लोगों ने देखा क्लोन क्या है, क्लोन के बाद फिर हमने देखा कि क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग है, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग के बाद फिर हम लोगों ने देखा इसके
फायदे, एडवांटेज और इसके नुकसान, और फिर नैतिक और सामाजिक समस्या। विश्व का पहला जो क्लोन बनाया गया था, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन बनाया गया था यान विल्मुट के द्वारा, और उस क्लोन का नाम था डॉली भेड़। चाइना के लोग सब एक जैसे लगते हैं, वो उनका जेनेटिक पूल है विभव जी वैसा। ठीक, तो क्लोनिंग बना ही कहां है विशाल जी की? हम इंडियंस की तो बात ही दूसरी है भाई। हम भारतीय सबसे अलग होते हैं, है ना? हमारा काम सबसे अलग होता है ना? हम करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और रियल में करते कुछ हैं, है ना? भारतीय की बात दूसरी होती। आप आईएएस बनते हो एक बहुत अच्छा ऐसे लिखकर कि दहेज लेना अपराध है, और आईएएस बनने के बाद 15 लाख की डिमांड तुम खुद करते हो। टेस्ट ट्यूब भी अभी बताऊंगा, आगे टेस्ट ट्यूब आएगा अभी। तो ये बात दूसरी है कि हम जो करते हैं उस पर हम टिकते नहीं हैं। दहेज लेना तो वास्तव में बुरा है, कुछ मामलों में सही भी है, बुरा क्या है? ठीक है भाई, दहेज लेना बुरा है, सारा दोष लड़कों के ऊपर भी आरोप लगा दिया जाता है। बेचारे लड़के जाएं कहां? अब लड़कियों के भी माता पिता को क्या चाहिए? वेल सेटिस्फाइड लड़का चाहिए, जॉब वाला लड़का चाहिए, नौकरी वाला लड़का चाहिए। अरे वो भी बेरोजगार से शादी कर दे, किस्मत होगा तो बन जाएगी। तो ये दोनों पहलू को देखना पड़ेगा ना, एक ही पहलू को थोड़ी देखना पड़ता है। देखो लड़के खुद खुश हो गए बेचारे। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं अरेंज मैरिज को छोड़ दो, है ना? लव मैरिज की तरफ बढ़ो, है ना? अरेंज मैरिज की तरफ नहीं। चलिए अब आते हैं, विशाल जी, फ्यूचर ज्यादा होना और न होना ये आपके आपसी समझ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? जिस दिन आप अपने ईगो को छोड़ दोगे, आपकी लाइफ सेटिस्फाई हो जाएगी। आपका ईगो आपको मारता है और कुछ नहीं मारता है, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्चुअली इंसान के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जलन की, है ना? विशेष तौर से वो किसी भी महिला को बहुत आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, यह हकीकत है। कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, बाकी नहीं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हमको देखना चाहिए, ये सब सामाजिक चीजें हैं, खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्लोनिंग इन इंडिया। भारत में जो क्लोनिंग का इंस्टीट्यूट है वो है आपका NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा। ठीक, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल और हरियाणा। यहां पर वर्ल्ड की पहली विश्व की पहली क्लोन कौन सी थी? डॉली, ठीक है? जो डॉली को बनाया गया था ना, ये डॉली के कान से ही बनाया गया था, फीमेल थी वो। डॉली के कान की कोशिका ली गई, ठीक है? फिर उसी का एग सेल लिया गया, उसको फर्टाइल किया गया और फिर डॉली के अंदर ही डाला गया, और फिर डॉली से एक नया क्लोन बना जो बिल्कुल डॉली जैसा था।
अब जो डॉली क्लोन थी, मैंने बोला था ना क्लोन में बीमारियों के प्रति संक्रमणकारी प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो डॉली जो भेड़ बनाई गई थी, जिस कान की कोशिका से बनाया गया था, तो वो क्या थी कि उसके अंदर अर्थराइटिस नामक बीमारी थी, जो कि क्लोन में भी जल्दी प्रदर्शित होने लगी। और 6 या 7 साल की अवस्था में उसका इतना अर्थराइटिस बढ़ गया कि फिर क्लोन को इंजेक्शन दे के मारना पड़ा, वो खड़ी नहीं हो पाती, लेकिन जिससे बनाया गया था वो जिंदा थी उस समय तक, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लोन में बीमारियों के प्रति संक्रमणकारी प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत में जो सबसे पहला क्लोन बना था, सबसे पहला क्लोन 6 फरवरी 2009 को भारत का पहला क्लोन था, वो भी भैंस का क्लोन था, जिसको हम बोलते हैं समरूपा। पहला क्लोन बना था, वो भी किसका? भैंस का क्लोन बना था, वो था, उसका नाम था समरूपा, ठीक। तो ये भारत का भी पहला क्लोन है और ये विश्व का पहला भैंस का क्लोन है, ठीक है। विश्व का पहला क्लोन कौन है? डॉली। लेकिन अगर हम बात की जाए कि विश्व की पहली भैंस की क्लोन कौन है, तो वो है समरूपा। और भारत की भी पहली क्लोन है, कौन सी? वो समरूपा। बनाया गया था इसको 6 फरवरी 2009 को, बट दुर्भाग्य स्वरूप समरूपा में 7 दिन के बाद निमोनिया रोग हो गया था, ठीक है। और निमोनिया के कारण 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरा क्लोन बनाया गया भैंस का 9 जून 2009 को। 9 जून 2009 को दूसरी भैंस की क्लोन बनाई गई, जिसका नाम रखा गया था गरिमा फर्स्ट, ठीक है। दूसरी भैंस की क्लोन बनाई गई थी, इंग्लैंड में बनी थी सली जी, ठीक। दूसरी भैंस की क्लोन बनाई गई जिसका नाम था गरिमा फर्स्ट, और ये लगभग 2 साल तक जिंदा थी गरिमा फर्स्ट। 2 साल के बाद भी इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर 22 अगस्त 2010 को 22 अगस्त 2010 को तीसरी भैंस की क्लोन बनाई गई, और वो जो तीसरी भैंस की क्लोन थी उसका नाम था गरिमा सेकेंड, गरिमा सेकेंड। और इस गरिमा सेकेंड ने प्राकृतिक तौर पे, क्लोन तरीके से नहीं, प्राकृतिक तौर पे 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक का नाम था महिमा और दूसरे का नाम था करिश्मा। नाम रख देते हैं ना, आप देखिए ना गांव में जो भैंस होती है उसका भुंवरी, तो ये वो रखते हैं ना नाम गांव वाले अपना, हाँ, जो पसंदीदा नाम होता है वो नाम रख देते हैं। तो इसका आप ध्यान दिए रहिएगा कि भारत की पहली भैंस की क्लोन समरूपा, दूसरी गरिमा फर्स्ट, दोनों सरवाइव नहीं की। सरवाइव कौन की? गरिमा सेकेंड। और गरिमा सेकेंड ने प्राकृतिक तौर पे, क्लोन के द्वारा नहीं, प्राकृतिक तौर पे 2 बच्चों का जन्म दिया था। दोनों भैंस थी, महिमा और करिश्मा, ठीक है। इसके बाद 22 अगस्त 2010 को, ठीक है, 22 अगस्त 2010 को, अब देखिए जो भैंस का बच्चा होता है, 2 होते हैं ना, मेल वर्जन और फीमेल वर्जन। तो मेल वर्जन को हम कटड़ा बोलते हैं, फीमेल वर्जन को हम कटड़ी बोलते हैं, ठीक है। मेल बुफेलो कॉफ और फीमेल बुफेलो कॉफ। तो 22 अगस्त 2010 को भैंस के यानी कटड़े का मेल वर्जन, मेल बुफेलो कॉफ का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था श्रेष्ठ। क्या नाम रखा गया था? श्रेष्ठ, ठीक। देन 7 मार्च, ये कटड़ा था, मेल बुफेलो कॉफ होता है, भैंस का मेल वर्जन, ठीक। देन 7 मार्च 2012 को गाय की बछिया, साहिवाल नस्ल की गाय थी, गाय की बछिया होली का जन्म हुआ था। उस दिन होली थी, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? होली। पहली गाय की क्लोन थी ये, साहिवाल नस्ल की, ठीक है।
अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडियन क्लोनिंग का, 12 दिसंबर 2014 को छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु जंगली भैंस आसा, जंगली भैंस आसा का क्लोन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया था बिपाशा। बिपाशा मत लिख लेना, द्विपाशा है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम में आपके पूछा भी गया है, 3 दिसंबर 2017 को, ठीक है ना, 3 दिसंबर 2017 को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान, 3 दिसंबर 2017 को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा हरनाली भेड़, हरनाली भेड़ को बनाया गया, हरनाली। ठीक है। बहुत सारे क्लोन बने हैं, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं। करंट इशू हम चर्चा कर लेते हैं। 2 साल पहले, या आप लिख सकते हैं अभी हाल ही में, विश्व का पहली बार चाइना ने लंबी पूंछ वाले मकैक यानी चीन द्वारा मकैक प्रजाति के बंदरों का क्लोन बनाया गया। फर्स्ट टाइम ये था जिसने किसी भी देश ने बंदरों का भी क्लोन बनाया था। ठीक। और वे जो बंदर के 2 बंदरों का क्लोन बनाया था, एक बंदर का नाम था झोंग झोंग, दूसरे का नाम था हुआ हुआ। नाम जानते हैं, उनके यहां पटरान रहता है। एक बंदर का नाम था झोंग झोंग, दूसरे बंदर का नाम था हुआ हुआ। ठीक है। हाल ही में ये 2020 चल रहा है ना, 2018 में बना थे, 2018 या समथिंग 2019। ठीक है। चाइना द्वारा ये लंबी पूंछ वाले बंदर होते हैं मकैक प्रजाति के, तो चाइना द्वारा बंदरों का क्लोन बनाएगा। पहली बार किसी देश ने बंदर का क्लोन बनाया था। ठीक है। इसको हम प्रथम प्राइमेट या प्रथम बंदर का क्लोन भी बोलते हैं। ठीक है। और 2009 में, उसको भी आप कहीं मेंशन कर लीजिए, भूल गया मैं, 2009 में, ये भारत का नहीं है। अब चाइना में मीनिंग नहीं पता चलता है भाई। चाइना ने बंदर का बनाया, उस बंदर का नाम रखिया झोंग झोंग, एक बंदर का नाम रख दिया हुआ हुआ। अब इसके नाम का मतलब नहीं हमको पता है। ठीक है ना। बंदर का क्लोन बनाया, उसका नाम रख दिया। उनके यहां नाम की रखने की क्या वैरायटी होती है ये नहीं पता है। ठीक है। बंदर के क्लोन है, नेम की मीनिंग नहीं पता है विवेक जी। ठीक। यही नाम रखने के पीछे उनका मकसद क्या होता है, क्योंकि उनके यहां इसी तरीके से नाम रखे जाते हैं। ठीक है। 2009 में सऊदी अरब में, ठीक है, 2009 में सऊदी अरब में पहली बार ऊंट का क्लोन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया था इंजाज। आशा जंगली भैंस का क्लोन था रितु जी। ठीक है। क्लोन के बाद नेक्स्ट है आपका ART। ठीक है। क्लोन के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कैमल का जो क्लोन बना था वो था लिखा हुआ ऊपर इंजार्ज, ठीक। जो गाय का क्लोन बना था वो उसका नाम था होली, ठीक है। ज्योति जी डेट आप मत रखिएगा क्योंकि डेट कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अदरवाइज जो तीसरी क्लोन बनी थी वो 22 अगस्त 2010 को बनी थी, तीसरी क्लोन गरिमा सेकेंड। हाँ पूर्वी जी, सब के सब रहेंगे नोट्स में, टेंशन मत लीजिए, नोट्स में सब रहेगा। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कक्षा 9 और 10 मुन्नू जी, अच्छा मुनमुन जी, सॉरी मुनमुन जी, हाँ क्लास 9th और 10th साइंस के लिए। बाकी टेक्नोलॉजी के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिएगा, काफी होगी, बस सफिशियंट है उतना। अमन जी मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में, लिखना पड़ता है ना। हाँ क्लास 9th और 10th का सभी पढ़ लीजिएगा।